हेलो दोस्तों, मैं विजय तिवारी आज की इस क्लास में सब्जेक्ट कोड बी एच आई सी 111 चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। जहां पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर के कि जो वर्तमान नौकरशाही है वो किस प्रकार से अतीत से प्रेरित है और किस प्रकार से किसी भी राज्य को संचालन करने में नौकरशाही की क्या भूमिका होती है। ये चर्चा हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में की थी। तो यदि आपने उस ऑडियो लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिए ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें ताकि हमें ये पता चल पाए कि आपको चीज़ें कहाँ तक समझ में आ रही हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्र राज्य के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में, इसके साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में, और इसके साथ ही इस चैप्टर को इसी वाले लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है। आज हम जिस प्रकार से देखते हैं कि हर एक देश ये चाहता है कि उसकी जनता में देशभक्ति की भावना हो, पूरा का पूरा राष्ट्र एक भाषा एक संस्कृति से बंधा हुआ हो, क्योंकि कोई भी देश जब एक भाषा एक संस्कृति से बंधा हुआ होता है तो उस पर शासन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जैसा आज हम राज्य देखते हैं, आज जैसे हम देशों को देखते हैं, वहाँ की जनता को देखते हैं, ऐसा शुरुआत में नहीं था। पहले क्या था कि सभी लोग मिश्रित संस्कृति के थे, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते थे, अपनी अपनी क्षेत्रीय संस्कृति के हिसाब से जीते थे। ऐसे में एक देश जो था वो बहुत तरीके से खंडित था, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों वाला देश था। चाहे वो कहीं की बात हो, चाहे आप यूरोप की बात करो, और हम यहाँ पर यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारतीय संदर्भ में बात करो, अमेरिकी संदर्भ में बात करो, हर जगह अपने अपने मूल निवासी होते थे। उन लोगों की अपनी अपनी भाषा होती थी, अपनी अपनी संस्कृति होती थी। ऐसे में किसी क्षेत्र पर शासन करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता था। उसका कारण यही था कि जब इतनी सारी विभिन्नताएं होंगी तो लोगों को एकजुट कैसे रखा जाए। तो ऐसे में पता क्या हुआ, ऐसे में ये हुआ कि राजनीति का एक नया रूप आया और उन्होंने अपने यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद के माध्यम से एक भाषा, एक संस्कृति, एक पहचान, एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक मुद्रा, और फिर जो एक जैसी आइडेंटिफिकेशन देनी शुरू कर दी। तो ऐसे में हम लोगों को लगने लगा, यानी कि जनता को ये लगने लगा कि हाँ भाई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं। लेकिन इसमें राज्य का एक स्वार्थ छुपा हुआ था। राज्य का ये स्वार्थ छुपा हुआ था कि भाई जब एक ही भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, एक ही पहचान होगी सभी लोगों की, तो इन लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ये लोग क्या होगा, धीरे धीरे आपस में लड़ना बंद कर देंगे और ऐसे में इन पर शासन करना अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसे में एक नई भावना का जन्म आया, राष्ट्रवाद की भावना। अब देखिए हमारी किताब क्या कहती है। तो आई होप सर राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। राष्ट्रवाद का कुल मिलाकर अर्थ यह है, हम सबकी साझी संस्कृति हो, साझी पहचान हो, ताकि हम लोग ये जैसे हम क्या कहते हैं, वी ऑल आर इंडियन, हम सभी क्या हैं, भारतीय, हम सबकी पहचान क्या है, भारतीय है। ऐसी हर देश के नागरिक की अपनी अपनी पहचान है। लेकिन ये पहचान की शुरुआत होती कैसे है, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी था नहीं। तो देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि आधुनिक जो यूरोपीय राज्य था उसने अपने नागरिकों पर धीरे धीरे क्या शुरू कर दिया, एक रूपता थोपनी शुरू कर दी। एक रूपता मतलब कि सारे बंदे एक हैं। अगर कोई बंदा ब्रिटेन का है तो वो सारे बंदे ब्रिटिश हैं, कोई बंदा फ्रांस का है तो वो सारे बंदे फ्रेंच हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं था कि एकदम से हुआ। इस एक रूपता की वजह से लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना आई, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। कह रहा है अगर सारे नागरिक एक ही संस्कृति के होंगे तो उन पर कार्यवाही करने, उन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने में, उनकी प्राथमिकताओं को संतुष्ट करने में, उनके सामने चॉइस को दिखाने में क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी देश की जनता खंडित हो, किसी देश में विभिन्नताएं बहुत सारी हो, तो एक खंडित राज्य में अलग अलग सत्ता के केंद्र हो सकते हैं और उन पर शासन करना भी बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आए दिन वो क्षेत्रीय ताकतें सर उठाती रहेंगी और ऐसे में अलगाववाद की भावना आए दिन बढ़ती रहेगी। जैसे कि यूरोप में पहले सामंतवाद था। सामंतवाद क्या होता है, इसमें एक राजा होता है, राजा क्या करता है, अपने क्षेत्र में कुछ सामंतियों की नियुक्ति कर देता है करों की वसूली के लिए। धीरे धीरे वो सामंती पावरफुल होते गए और वो सामंती भी छोटे छोटे राजा बनने लगे। तो पहले सामंतवाद में क्या होता था, एक अकेला केंद्र की इच्छा थोपने के लिए एक ऐसे शासन की स्थिति करता था जिसे निरंकुश शासन कहा जाता था, यानी कि एक ऐसा शासन जिसमें अंकुश ना हो। वो शासन कौन सा होता है, निरंकुश। इस तरह पहले जो एक राज्य था उसका मतलब था एक आदमी, और आधुनिक राज्य बनते 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 एक बहुत बड़ा कार्य इसने अपने आप में उठा लिया। लेकिन ये काम आम लोगों ने अथवा जनता ने किया, जिन्हें आजकल नागरिक कहा जाता है। यानी कि नागरिक की उत्पत्ति पहले नहीं थी। एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र से जुड़ाव नहीं था। क्यों? क्योंकि सामंती के अंडर में एक बंदा क्या है, केवल खेती किया जा रहा है, काम कर रहा है, उसे बेगारी हो रही है, काम के बदले पैसे नहीं दिया जा रहा। वो वहाँ पर अभी आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि वो लॉर्ड की ज़मीन पर रहता था, लॉर्ड के लिए काम करता था। लेकिन ऐसे में वो बंदा पता है अपनी स्वामी भक्ति जमींदार के प्रति रखता था, सामंती के प्रति रखता था, उसे देश से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोगों में नागरिकता की भावना बलवती होती गई, वैसे वैसे राष्ट्र का निर्माण भी होता गया। अब नागरिकों से अपेक्षा की जाने लगी भैया कि आप उन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे जिससे समाज चलता है।
अब ऐसे में नई धारणा उठी कि कानून के समक्ष सब लोग समान होने चाहिए, कानून के सामने सभी लोग एक हैं, ज्ञान सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, एक व्यक्ति को मजदूरी दूसरे व्यक्ति की मजदूरी के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बंदा उच्च वर्ग से तो उसको उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा हो उसी वर्ग का हो लेकिन वो निम्न है तो उसे कम पैसे मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कानून के समक्ष सब समान होंगे, एक व्यक्ति का वोट दूसरे व्यक्ति के समान होगा, प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और व्यवसाय के समान अवसर होंगे। ये सारी चीज़ें लेकिन एकदम से नहीं हो गई। लेकिन ये चीज़ें जब हुई तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई। देखिए एजुकेशन का एक पर्पज़ और भी होता है, अगर आप एजुकेशन पर बहुत ध्यान से देखें तो जैसे कि मान लो हम सभी लोग एक ही भाषा सीखते जा रहे हैं, सब लोग इंग्लिश सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि और बाकी भाषाएं धीरे धीरे करके विलुप्त हो ही जाएंगी और सारे बंदे एक ही भाषा को लेकर चलेंगे और फिर पता क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सरकार का काम और आसान हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ते वक्त ना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर हमारे साथ ऐसा खेल कैसे खेला जा रहा है। आप यकीन मानिए अगर आप ये किताब पूरी पढ़ लेंगे ना और इस किताब को ढंग से समझ लेंगे तो आपको ना पॉलिटिक्स से कुछ इस हिसाब से नफरत हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हमारे साथ अगर हमारा कोई विकास भी किया जा रहा है ना तो उसमें भी हमारा शोषण किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही है। तो समरूपीकरण यानी कि समानता, हर एक व्यक्ति को समान लाने की बात जो थी वो एक शक्तिशाली साधन उसका सिर्फ शिक्षा थी, क्योंकि लोगों के अंदर एकजुटता आप जब भी ला सकते हो जब उन्हें एक ही तरीके की एजुकेशन दी जाए। पहले के राज्यों के विपरीत आधुनिक जो राज्य थे ये एक मन से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय थे, चाहे प्राथमिक क्षेत्र की शिक्षा हो फिर आगे चलकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो, इन सबको अनिवार्य कर दिया गया, सर्वव्यापक कर दिया गया, सब तक पहुंच कर दी गई। इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आधुनिक यूरोप जो था उसने ये कहा कि सब लोगों में एक जैसी एथिक्स होगी, एक जैसे मूल्य होंगे, एक जैसी भाषा होगी। ये एक भाषा स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, उनके घर की भाषा अलग हो सकती है, उनके क्षेत्र की भाषा अलग हो सकती है। इस प्रकार आधुनिक यूरोप जो था वो एक भाषा और एक संस्कृति वाली जनसंख्या को तैयार कर रहा था। प्रत्येक नागरिक अन्य किसी भी नागरिक की नकल था, सबके सब एक ही जैसी सांस्कृतिक कारखाने के एक समान प्रोडक्ट थे। इस प्रकार एक अकेला जो सत्ता थी वो केंद्र से शासित होती थी और एक ही संस्कृति का पूरे के पूरे क्षेत्र पर प्रचार प्रसार हो गया और इसी को हमने एक नया नाम दे दिया राष्ट्र राज्य। यानी कि राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति में शिक्षा ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आप ये समझ चुके हैं। एक विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों ने एक जैसी संस्कृति के प्रति अपनत्व की भावना रख ली, जैसे कि लोग कहने लगे अच्छा ये हमारी संस्कृति का बंदा है, चलो ये भाई है हमारा। तो एकता की भावना ऐसे आने लगी लोगों में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब लोगों के अंदर ये अपनत्व का बोध आया, ये आया कि ये देश मेरा है, ये संस्कृति मेरी, ये भाषा मेरी है, तो इसे लोगों ने नाम दे दिया राष्ट्रवाद। तो इस प्रकार से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना आई। लेकिन ये रचना कितनी ताजी है, ये राष्ट्रवाद कितना नया है, इसके बारे में बड़ी कठिनाई है। यूरोप में अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखें तो हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं एग्जाम्पल में, ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पर हम सभी को पता है इंग्लैंड है, वेल्श है, स्कॉटलैंड है और इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग भाषाएं हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में ही दो जगह हैं, एक कॉर्नवॉल है, एक स्कॉटलैंड है और एक है हाईलैंड्स। तो 18वीं शताब्दी का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो 18वीं शताब्दी में जाकर ही अंग्रेजी ग्रेट ब्रिटेन की भाषा बनी। यानी कि जिस अंग्रेजी को आज आप देखते हैं ब्रिटिश की भाषा मानते हैं, वो ब्रिटिश की भाषा कब बनी? 18वीं शताब्दी में, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चरम सीमा पर हो रही है। उससे पहले हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे आज हम देखते हैं ना हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बिल्कुल ऐसी जब आप ब्रिटेन में का इतिहास पढ़ें, 18वीं शताब्दी का इतिहास देखें तो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन में भी बहुत सारे समूह के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। और आज जिस अंग्रेजी को हम जानते हैं वो अंग्रेजी भाषा 18वीं शताब्दी में जाकर इंग्लैंड की भाषा बनी। यानी कि एक भाषा और एक संस्कृति किसी देश को जोड़ने और तोड़ने दोनों का काम कर सकती है। इसी प्रकार एक विशेष और सफल राष्ट्र फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस में भी अलग अलग पहचान वाले क्षेत्र थे, अलग अलग भाषाएं थी, आज भी इनमें से बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर पश्चिम का ब्रिटेनी और दक्षिण का गैसिकनी, ये भी ऐसी क्षेत्र हैं। 1789 में जब फ्रांस में एक क्रांति होती है तो उस समय की बात की जाए तो 12.13% जनता फ्रांसीसी बोलती थी सिर्फ। इस तरह फ्रांस के राष्ट्र का निर्माण वास्तव में 19वीं शताब्दी के बाद हुआ। तो अगर हम कहें राष्ट्रवाद कितना पुराना है तो इसके बारे में अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग भावनाएं निकलती हैं। ब्रिटेन की बात करें तो हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात करें तो 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। यानी कि जो ये देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रराज की भावना जो आज चलती है, ये सब ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज से 200 साल पुरानी है हद से हद, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस से निकल रही है। इसी प्रकार से इटली का एग्जाम्पल ले लो आप। 1860 में इटली में केवल 2.5% के आसपास लोग इटालियन भाषा बोलते थे, जबकि बाकी सारे यानी कि 97.5% लोग अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोलते थे, जिनमें से कुछ भाषाएं आज भी चलती हैं। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ,
सरकार ने, केंद्र ने, सत्ता ने लोगों के ऊपर एक भाषा थोपनी शुरू कर दी, स्कूलों में वही भाषा पढ़ाई जाने लगी, आने वाली पीढ़ियां वही भाषा पढ़ने लगी, पढ़ते 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 वो लोग अपनी पुरानी भाषाएं भूल गए। अब जब वो पुरानी भाषाएं भूल गए तो एक नई संस्कृति का उदय हुआ, एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, और आज हम कहते हैं गर्व से वो लोग क्या, वो इटालियन संस्कृति के हैं। जबकि अगर वो इतिहास पढ़ें तो 200 साल पुरानी भाषा है हैसियत। तो ऐसा कोई भी आधुनिक राज्य नहीं है आज के टाइम पे, ऐसा कोई भी आधुनिक देश नहीं है जिसने एक सिस्टमैटिक रूप से राष्ट्रवाद का प्रयोजन ना किया हो। चाहे हम रूस की बात करें, ऑस्ट्रो हंगरी की बात करें, इन देशों में तो इतनी समस्या थी, इतनी विभिन्नताएं थी, इतनी विभिन्नताएं थी, इन लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा ही नहीं दिया, कहीं इनका देश टूट ही ना जाए, इनका साम्राज्य कहीं टूट ना जाए। इसी प्रकार से जर्मनी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही था। इसी प्रकार से ब्रिटेन की बात किया तो यहाँ पर हाईलैंड स्कॉटिश लोग जो थे, वेल्स लोग जो थे, कार्नवाल के जो लोग थे, इनकी संस्कृति को समाप्त कर दिया गया। हालांकि फ्रांसीसी राज्य की बात की जाए तो उसने भी विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों को नष्ट किया और सभी लोगों को फ्रांसीसी बना दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों में एकदम से नहीं आई। इसके लिए कई सदियों का एक संघर्ष करना पड़ा, कई सदियों की एक मेहनत लगी है सरकारों को लोगों के अंदर एकजुटता लाने की, एक भाषा थोपने की, एक संस्कृति थोपने की, और धीरे धीरे करते क्षेत्रीय संस्कृतियां विलुप्त हो गई और एक राष्ट्रीय संस्कृति, एक केंद्रीय संस्कृति का जन्म हुआ, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इस सब का परिणाम क्या हुआ? इस सब का परिणाम ये हुआ कि यूरोप ऐसे राष्ट्र राज्यों का जमावड़ा बन गया जिनके अंदर संप्रभुता थी, सॉवरेंटी थी, संप्रभुता मतलब अपने निर्णय लेने की क्षमता थी। ये संपन्न हो गए, सिद्धांत में एक दूसरे के प्रति समान दिखने लगे, एक जैसी थ्योरी रही इन सबकी, एक दूसरे के साथ ऐसी व्यवस्था थी, अपने आप में इनका रिलेशन बनता चला गया, और ऐसे में विश्व में एक नए संबंधों का उदय हुआ जिसे आज हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में जानते हैं। इसलिए यूरोप में आज आधुनिक राजनीति जो हम देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक विशेष ढांचे के लिए आई है। ऐसे में एक मशीनरी बन गई, एक तंत्र बन गया जिसे बाद में सार्वभौमिक आदर्श स्वीकार कर लिया गया। अब बात ये की जाने लगी कि लॉजिकल वे में आप बल का प्रयोग कैसे कर सकते हो, दंड नीति का प्रयोग कैसे कर सकते हो। तो ऐसे में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई, कूटनीति की। अब क्या हुआ, एक देश के दूतावास दूसरे देश में खोले जाने लगे जिसे आज हम एम्बेसी कहते हैं। ठीक है, एम्बेसडर वहाँ पर नियुक्त किए जाने लगे ताकि इस देश के लोगों को वहाँ पर कोई समस्या हो तो उस समस्याओं को दूर किया जाने लगे। क्योंकि ये देखा गया कि हर एक देश संसाधन की दृष्टि से भिन्न है, हर एक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकता। ऐसे में कूटनीति के माध्यम से प्रत्येक राज्य अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रंगमंच पर एक अभिनेता था और वो अपने हितों की रक्षा करना चाहता था, उसे बढ़ावा देना चाहता था। वह अब अपने लिए नहीं बोलता था, वो अपने देश के नाम पर बोलता था। प्रत्येक राजनीतिक दल हो, प्रत्येक विचारधारा हो, वो सब राष्ट्र हित के ध्यान रखने लगी। राजनीतिक दल और विचारधाराएं समुचित रूप में ऐसा करती दिखाई नहीं पड़ी हालांकि, और आगे चलकर सत्ता का संघर्ष कमजोर भी पड़ गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो तंत्र है वो 16वीं शताब्दी से ही अकाल ले रहा था जब वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648 में। तो 1648 की जो वेस्टफेलिया की संधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है जिसके बारे में आगे चैप्टर में बताया जाएगा। इस संधि के माध्यम से ही वास्तव में राज्यों की सीमाओं को तय किया जाएगा जब ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध को समाप्त किया जाएगा। तो वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो एक धर्म युद्ध सा चल रहा था उसे लगभग समाप्त कर दिया गया। इसे आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा भाई। तो यहाँ से हमने राष्ट्र राज्य की जो थ्योरी थी वो समझी है। अब तक के जो चैप्टर से प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं, नौकरशाही की प्रमुख विशेषता क्या है, जिसे हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया था। तो इसके लिए आप पार्ट 1 हमारा पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का किस प्रकार से इस्तेमाल किया। तो शिक्षा के माध्यम से भाषा थोपी गई जिसकी वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र की एक भाषा हो गई और लोग एकजुटता के रास्ते में बनते चले गए। इस प्रकार से आधुनिक राज्य ने लोगों के अंदर समानता लाने के लिए, कानूनी रूप से समान लाने के लिए, समान एक दूसरे के श्रम शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किसका यूज़ किया, एजुकेशन का यूज़ किया। इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसका अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, संसाधनों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई कूटनीति शुरू हुई जिसमें हर एक देश अपने हित की बात करेगा। हर एक देश राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यक्तित्व को नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित की बात करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी विचारधारा हो। तो एक दूसरे के प्रति समान, एक दूसरे के साथ एक ऐसी व्यवस्था में बन जाना जिसमें प्रत्येक भूभाग को कंट्रोल करना है, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहला रहा है। जो कि यहाँ पर पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन दी है कि प्रभुता संपन्न सिद्धांत हो, एक दूसरे के प्रति समान सिद्धांत हो, एक दूसरे के साथ एक ऐसी व्यवस्था में संबंध हो जो किसी को नीचा ना दिखा रहे हो, हर एक देश बराबरी के स्तर पर एक मंच की स्थापना कर रहा हो, और यही क्या कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हालांकि थ्योरी बहुत ही बड़ी है बट 1-2 लाइन के हिसाब से हम ये कर रहे हैं। आगे इस चैप्टर में जो बात की जाएगी वो लोकतांत्रिक राज्यतंत्र की बात की जाएगी।
जिसके बारे में चर्चा हम इस चैप्टर के पार्ट 3 में करेंगे। देखिए चैप्टर थोड़े से बड़े बड़े हैं, अगर एक ही में वीडियो बनाई जाए तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो बनेगी, इसलिए हम एक चैप्टर के एक पार्ट में यानी कि एक वीडियो में सिर्फ हम एक ही टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। अगर कोई चीज़ छूटती भी है तो उसे अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ताकि चीज़ें हमें पता चल पाए आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।